सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं जैस्मिन शर्मा और आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे नक्सलियों की कायराना करतूत की, जहां नक्सलियों ने 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही सुपेबेड़ा में केंद्र और राज्य सरकार की सुध के बाद भी हालात जस के तस हैं। वहीं रायपुर में MIC की अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं दंगल का दम क्यों हो रहा है कम। हेडलाइंस के बाद अब बात नक्सलियों की कायराना करतूत की। सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों की कायराना करतूत देखने को मिली है। जगदलपुर से हैदराबाद जा रही 2 यात्री बसों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया, तो वहीं 2 ट्रकों में भी आगजनी की। यही नहीं, नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की हत्या भी कर दी। बताया जा रहा है कि एक एनकाउंटर के बाद से ही नक्सली आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि 2 मार्च के दिन पुलिस ने एनकाउंटर कर 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, जिसके बाद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और इस वक्त संवाददाता सलीम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, 2 तारीख को जिस तरह से तेलंगाना की ग्रेहाउंड फोर्स ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था, उसके बाद आक्रोशित नक्सलियों ने बीती रात यात्रियों को परेशान किया है। जो गाड़ियां हैदराबाद जा रही थी उन यात्रियों को उतार कर उन गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही 2 अन्य वाहनों में भी आग लगा दी है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो यात्री बस में सफर कर रहे थे उनमें से एक को उतार कर उन्होंने हत्या भी कर दी है। जी, और सुरक्षा बल इसके बाद किस तरह के कदम उठा रहे हैं सलीम? जी, घटना रात की थी तो फोर्स का वहां पहुंचना नामुमकिन था। आज सुबह फोर्स ने चारों तरफ इलाके को घेर लिया है और तब पूरी जांच में जुट गई है और जो जिसकी हत्या की है उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता सलीम इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि वहां पर स्थितियां बिगड़ रही हैं और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से बीजापुर में एनकाउंटर हुआ उसके बाद नक्सली बौखलाए हुए हैं और यात्रियों को परेशान कर रहे हैं। 2 यात्री बसों में नक्सलियों ने आग लगा दी। ये बस जगदलपुर से हैदराबाद जा रही थी और साथ ही ये भी खबर है कि एक यात्री को बस से उतारकर उसकी हत्या भी की गई है। आज सीएम रमन सिंह कवर्धा और राजनांदगांव के दौरे पर रहेंगे। सीएम पहले कवर्धा जाएंगे, जहां वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत संचालित केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ करेंगे। साथ ही महिला सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम राजनांदगांव के दौरे पर जाएंगे, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी करेंगे। और छत्तीसगढ़ में 11 मार्च से 31 मार्च तक लोक सुराज कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसकी शुरुआत 11 मार्च से सुकमा जिले के गादीरास से करने वाले हैं, जिस पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष कवासी लखमा ने सवाल खड़े किए हैं। 11 मार्च को गादीरास में साप्ताहिक बाजार लगता है, मगर सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए इसे बंद कराने के आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर लखमा ने कहा कि कांग्रेस सीएम का विरोध करेगी और उन्हें काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। सप्ताह दिन का सामान लेके जाता है, सप्ताह दिन में फिर आता है। और मेरे ख्याल से हमारा सुकमा जिला का सबसे बड़ा बाजार है, तो उस बाजार को बंद करना, पिछले बोनस त्योहार में उस बाजार को बंद कर दिए। उस समय मैं कुछ नहीं बोला। अभी फिर प्रशासन के लोग जाकर बाजार बंद होगा, ये नहीं चलेगा, ये दादागिरी नहीं चलेगा। हम उसका जोर। प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर राज्य में संभावित राजनीतिक समीकरण पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। इसके साथ ही पीसीसी में नए लोगों को शामिल करने पर भी चर्चा हुई। चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति पर भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को जानकारी दी है। भूपेश बघेल आज दिल्ली से रायपुर लौट रहे हैं। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक होने वाली है, जिसमें पोलिंग बूथ पर रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। वहीं पिछली परफॉर्मेंस का भी रिव्यू किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। आपको यह बता दें कि कल ही कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई थी,
जिसके बाद नए जिला अध्यक्षों के साथ कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। तो पोलिंग बूथ पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, खासतौर से कार्यकर्ताओं की, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि जिलाध्यक्ष किस तरह से और किस प्लानिंग के साथ उस पोलिंग बूथ पर उतर रहे हैं। और यही वजह है कि पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ताओं की पकड़ मजबूत करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए आज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है। कल ही नए जिलाध्यक्षों का ऐलान हुआ और आज रणनीति को लेकर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के तीसरे महीने में मिशन घर वापसी की राजनीति जोरों पर है। भाजपा हो या कांग्रेस या फिर जोगी कांग्रेस, सभी दल अपने रूठों को मनाने की जुगत में जुट गए हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए। बीते 14 सालों से सत्ता का वनवास भोग रही कांग्रेस पार्टी चौथी बार चुनाव में जाने से पहले हर उस पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है जो उसे चुनावी जीत दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस अपने पूर्व नेताओं की घर वापसी के लिए जोर आजमाइश में जुट गई है। कांग्रेस के इस प्रयास पर भाजपा ने भले ही कटाक्ष किया है, मगर यह भी सच है कि भाजपा भी घर वापसी की राजनीति को लेकर एक विशेष योजना तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी का बहुत सुस्पष्ट नीति है कि रमन सिंह और रमन सिंह के सहयोगियों के खिलाफ जो साथ आना चाहे उसका स्वागत। और कांग्रेस को बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बढ़कर बड़ी बात क्या है? जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कल तक कांग्रेस को गाली देते रहे, आज कांग्रेस के नेता उन्हीं के दरवाजे जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। भाजपा जीत का चौका लगाने तो कांग्रेस 14 सालों का वनवास खत्म करने के लिए एक के बाद एक नई रणनीति तैयार कर रही है। इसी के तहत मिशन घर वापसी पर दोनों ही राजनीतिक दल विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक नजर उन नामों पर जिनके घर वापसी से लेकर उन्हें सक्रिय राजनीति में लाने को लेकर दोनों दल जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अरविंद नेताम, योगेश्वर राज सिंह, महेंद्र बहादुर और वाणी राव को पार्टी में वापस करना चाह रही है। वहीं भाजपा सोहन पोटाई, करुणा शुक्ला, पीआर खुंटे, विजय गुरु और बालदास को फिर से पार्टी में वापस लाने की कोशिश कर रही है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल अपने पुराने नेताओं को साधने में जुटी है। तो वहीं जोगी कांग्रेस की दलील ही कुछ और है। इन सब के बीच राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बदलते दौर और राजनीतिक के बदलते मायनों के बीच राजनीतिक दल जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंतु कांग्रेस कितने भी हाथ पैर मान ले, जनता की नजर में कांग्रेस की इमेज बिल्कुल समाप्त की ओर है। तो ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जितने भी कुनबे को जोड़ ले कोई उसको फायदा मिलने वाला है। ये मुकाबला सिर्फ भाजपा और जोगी कांग्रेस के बीच होगा छत्तीसगढ़ में। वो आजकल राजनीति, सुचिता, अनुशासन, सुचातन, ये सारा कुछ दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन और एकता, ये जो नारे जो कांग्रेस और बीजेपी के थे वो अब दरकिनार हो चुके हैं। इसलिए अब इसे सीधे कहा जाए, आपने जो सवाल किया कि ये चुनावी प्रपंच होगी या जीत लक्ष्य होगा, जीत के लिए ये कुछ भी कर लेंगे, कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। चुनाव में एक जीत दिलाने वाली हर चाल को सही माना जाता है, भले ही वह चाल जोखिम भरा ही क्यों न हो। बहरहाल देखना होगा कि मिशन घर वापसी की राजनीति भाजपा और कांग्रेस के लिए कितना लाभकारी है। अवधेश मिश्रा, ईटीवी न्यूज, रायपुर। महिलाओं से भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और भ्रूण हत्या पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बातें सीएम रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित महिला संसद में कही। राज्य महिला आयोग ने राजधानी में महिला संसद और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी शामिल हुई। महिला संसद में विधानसभा और संसद में महिला को 33% आरक्षण को लेकर भी जमकर चर्चा हुई। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बस्तर में आदिवासी महिलाओं के साथ फोर्स के उत्पीड़न के आरोपों को फर्जी बताया, साथ ही एक नई बहस भी छेड़ दी। रेखा शर्मा ने इस जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस ने अब आपत्ति जताई है। मीडिया में बात करते हैं, लेकिन जब मैंने वहां पे बात करी तो मुझे लगा वो जो बात होती है, इक्का दुक्का मामले हो सकते हैं, लेकिन जिस तादाद में बात करते हैं वहाँ ऐसा है नहीं। मैं बहुत अंदर तक गई, 3 दिन बैठकर मैंने एक कंप्लेनेंट से बात करी,
पुलिस वालों से बात करी, जिन्होंने कहा कि हमने देखा, हमारे जो विक्टिम भी थे वो भी ये नहीं बता पाए कि किस वर्दी में वो लोग थे, जिन्होंने, उनको सिर्फ काला पता है, उनको पता नहीं है कौन सी ड्रेस। बयान स्पष्ट रूप से जमीनी हकीकत की जानकारी न होने के कारण दिया गया बयान है। कांग्रेस का यह मानना है कि ऐसी मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ जो भी आरोपी हो उसकी पहचान होनी चाहिए, उस पर कार्यवाही होनी। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 6 मुख्य मांगे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग वेतन बढ़ाने की है। हम अपना अधिकार मांगते, सरकार होश में आओ। ये रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हुंकार है। नहीं झुकेंगे। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। करीब 15 दिन पहले ही इन्होंने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी थी और अब अपनी मांगें पूरी होने के बाद ही हड़ताल खत्म करने की बात कह रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग ये है कि वेतन कम से कम 18,000 रुपए किया जाए, ड्रेस कोड की अनिवार्यता खत्म की जाए, पर्यवेक्षकों की भर्ती में उम्र सीमा समाप्त की जाए, सेवा खत्म होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 लाख रुपए दिए जाएं, सहायिकाओं को सेवा खत्म होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएं, मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी में तब्दील किया जाए। मतलब मात्र 5,000 और 2,500 में किसी का घर नहीं चलता। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप भी यदि इस जगह में होते तो 5,000 में क्या किसी का घर चलता इस महंगाई के जमाने में। तो हमारी पूरे प्रदेश भर की महिलाएं चाहती है, आंगनबाड़ी की महिलाएं चाहती है कि कम से कम उनको कलेक्टर दर ही दिया जाए। 18,000 की हमारी लड़ाई है, लेकिन आप कलेक्टर दर जो आज सभी मजदूरों को मिलता है वो हमको दे। सूबे में करीब 75,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें तैनात कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तादाद करीब 1.5 लाख है। इन्हीं से सुनिए कि इनकी हड़ताल से सरकारी कामकाज पर कितना असर पड़ रहा है। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहे हैं, क्योंकि अभी वित्तीय वर्ष चल रहा था, सब नए बजट के बाद में नई नई योजनाएं शुरू होती हैं प्रभा। तो वो सारी योजनाएं हम लोग के आंगनबाड़ी बंद होने से सारी योजनाएं, जिसमें संस्कार ट्रेनिंग है, अभी पल्स पोलियो है, उज्ज्वला योजना है, बीएलओ का निर्वाचन आयोग का काम है, और महतारी जतन योजना जो गर्भवती वाले, टीकाकरण, मतलब जितनी सारी योजनाएं हैं, शुरू से 16 योजना 17 योजना में हम लोग काम करते हैं, वो सारी योजनाएं आंगनबाड़ी बंद होने से प्रभावित है। वैसे सरकार के लिए मुश्किलें सिर्फ ये नहीं, क्योंकि माना जा रहा है कि जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर शिक्षा कर्मी फिर से आंदोलन की राह पकड़ने वाले हैं। राघवेंद्र साहू, ईटीवी न्यूज, रायपुर। और राज्य विद्युत नियामक आयोग की आज सुनवाई होने वाली है, जो 3 दिनों तक चलेगी। सुनवाई के पहले दिन अति उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जाएगी। दोपहर 3 बजे से शाम को 5:30 बजे तक उच्च दाब के उद्योगों और अन्य उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई होगी। ये सुनवाई उन पक्षों के लिए आयोजित की जा रही है जिनके द्वारा लिखित में आपत्तियां और टिप्पणियां आयोग में प्रस्तुत की गई हैं। रायपुर नगर निगम में एमआईसी के सदस्यों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें शहर के विकास के लिए कई एजेंडों पर चर्चा होगी। इस बैठक में निगम के सदस्य शामिल होंगे, वहीं महापौर भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिनसे चर्चा होगी। आपको बता दें कि नगर निगम के बजट पर भी चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, बताएं कितने बजे ये बैठक होगी? साथ ही बजट पर भी चर्चा होनी है, निगम का जो बजट है उस पर भी चर्चा होनी है, कई विकास कार्यों पर भी चर्चा होनी है, और कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है?
जी जास्मिन, देखिए आज अहम बैठक एमआईसी नगर पालिक निगम की एमआईसी की बैठक होनी है। उस पर ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ये जो चर्चा होगी, वहां पर बैठकें होंगी, वो पूरा बजट पूर्व चर्चा है। इसमें तमाम बिंदु हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। शहर सरकार है वो विकास के मुद्दे पर चर्चा करेगी और सबसे अहम बात यह है कि 2494 करोड़ का ये पूरा जो निगम का बजट है उस पर एक चर्चा होगी। महिला के सशक्तिकरण के क्षेत्र में किस तरह से प्रयास किए जाएंगे, उन्हें रोजगार उन्मूलक कैसे बनाया जाएगा, इस पर भी बजट रखा गया है, उस पर भी चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि शहर सरकार पेयजल की जो समस्या है उससे कैसे निपटेगी। 40 वाटर एटीएम लगाने की बात कही जा रही है। 1 रुपये में शुद्ध पेयजल और शीतल पेयजल देने की बात कही जा रही है, तो उस पर भी ये चर्चा की जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए भी विशेष तरह से बजट में प्रावधान रखा गया है, तो उस पर भी ये चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर निगम इस बार पैकेज बना रही है। तमाम बिंदु हैं जिन पर सहमति बनाई जाएगी। इसके अलावा जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो गार्डन है उसमें 50 बापू के कुटिया बनाने हैं। तो कहा जा सकता है कि बजट पूरा ये तैयारी की जा रही है। इसमें रायशुमारी की गई है, उसके बाद सहमति बनाई जाएगी। पूरा ये कवायद है कि बजट पूरा निगम यहाँ पर शामिल कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया युगल तिवारी आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। युगल इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे रायपुर से। बढ़ते हैं आगे। आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिकता वाला पानी पीने से प्रदेश में फ्लोरोसिस और किडनी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता की बात यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास के बावजूद प्रभावित कस्बों की संख्या बढ़ रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पानी नहीं मिला था भाई, प्रदेश में साल 2016 में 1148 कस्बों और गांवों का पानी आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित था, जो आज एक साल में बढ़कर 1170 कस्बों और गांवों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इन इलाकों में प्रदूषित पानी पीने से ग्रामीणों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल को दुरुस्त करने के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान तो करती है, लेकिन प्रदूषित पानी पीने से जहां सुपेबेड़ा में अभी तक 60 से ज्यादा ग्रामीण अपनी जान गंवा चुके हैं, इन क्षेत्रों में ग्रामीणों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया है। 2 बोर तो खोद दे, आज लगभग 8 महीना हो गया, लेकिन अभी तक वो पानी हमको मिली नहीं है। और जिस पानी को हम लोग पी रहे हैं वो प्रदूषित पानी है, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक है। थानों में अभी जो फिल्टर प्लांट लगने चाहिए, जो कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, जो हर मोहल्ले में टेप लगा करके पानी की सप्लाई होना था, वो काम अभी दुरुस्त नहीं हुआ। प्रदेश के पीएचई मंत्री का कहना है कि फ्लोराइड और आर्सेनिक पानी से लोगों को निजात दिलाने के लिए सरकार नल जल योजना बनाकर शुद्ध पानी मुहैया कराने की तैयारी में है, लेकिन कब तक लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा ये मंत्री जी भी नहीं जानते हैं। सारा पानी है उन क्षेत्रों में भी, जैसे चौकी राजनांदगांव के क्षेत्र में आर्सेनिक क्षेत्र है, वहाँ भी शुद्ध जल प्रदाय करने के लिए ग्रुप स्कीम बनाया गया है। साजा बेमेतरा नवागढ़ क्षेत्र में भी खारापन है, उन क्षेत्रों में भी हमने शुद्ध जल प्रदाय योजना हमारे ग्रुप स्कीम के माध्यम से नल जल योजना शुरुआत किया है। सूबे की भाजपा सरकार लोगों को शुद्ध पानी भी मुहैया करा पाने में असफल साबित हो रही है। आर्सेनिक और फ्लोराइड पानी की दिक्कतों को सरकार अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाई है। सूबे की भाजपा सरकार यहां पर शुद्ध पानी तक लोगों को मुहैया कराने में असफल साबित हो रही है। प्रदेश में तकरीबन 1170 ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां पर आर्सेनिक और फ्लोराइड पानी की दिक्कतें हैं, जिसको सरकार अभी तक दुरुस्त नहीं कर पाई है। कैमरा पर्सन नवीन नागर के साथ सुरेंद्र सिंह, ईटीवी न्यूज रायपुर। रुपहले पर्दे पर फिल्म दंगल की कहानी भले ही आपको अच्छी लगी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में रियल लाइफ के पहलवानों की कहानी यहां की खेल नीति को शर्मसार करने वाली है। गरीबी और सरकार की उपेक्षा से ये पहलवान दंगल में उतरने से पहले ही चित हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुविधाओं के अभाव में दंगल की तैयारी करते ये वो पहलवान हैं जिनमें जीत का दमखम तो है, लेकिन सरकार की उपेक्षा ने इन्हें पहले ही हरा दिया है। रायपुर में 125 वर्ष पुराना अखाड़ा है। इसके साथ साथ बिलासपुर, कोरबा,
और रायगढ़ में कुश्ती के खिलाड़ियों और पहलवानों ने राज्य में ही नहीं बल्कि देश में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अव्यवस्था के चलते प्रदेश में कुश्ती विलुप्त खेल की श्रेणी में आ गया है। सरकार से अभी तक कोई सपोर्ट, कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। जो भी है हमारे अखाड़े के थ्रू उस्ताद राजेश यादव जी की तरफ से है, और अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ भी सहायता प्राप्त नहीं है। इस अखाड़े में पृथ्वीराज कपूर से प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शुक्ल तक आ चुके हैं। अखाड़े को चलाने के लिए किसी तरह सरकार की मदद नहीं मिलती। कुछ दानदाताओं और पहलवान के चंदे से इस अखाड़े को इतने वर्षों से संचालित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पृथ्वीराज कपूर जी आए हैं और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस अखाड़े में आए हुए हैं, और हमारे लक्ष्मी नारायण दास जी जो यहाँ के संचालक थे, महंत जी थे, और यहाँ से दर्शन करके और देख के गए हैं। बहुत चिंताजनक है क्योंकि लोगों को सुविधा नहीं मिलती ना, सुविधा नहीं मिलने के कारण चिंताजनक है। कुश्ती का क्रेज तो है, मगर कुश्ती के खेल में पहलवानों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। यहाँ के पहलवान आधुनिक कुश्ती से दूर हैं। पुराने और अनुभवी पहलवान इन्हें कुश्ती के दांव पेच दिखाते हैं। यहाँ तक कि रायपुर के 2 अखाड़ों में पहलवानों के लिए मैट तक की व्यवस्था नहीं है। मिट्टी के अखाड़े में ही कुश्ती का अभ्यास किया जाता है। जैसे जिम है या पुराने जो अखाड़ा है, वहाँ किसी के माध्यम से कोई एक ऐसा रिसोर्स पर्सन जो इन सारी चीज़ों को या इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दे, तो निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। सरकार की ओर से आज तक के हमारे अखाड़े के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे जो सदस्य हैं उनसे प्रति माह 50 रुपये लेते हैं, जिनसे पैसा जमा होकर हमने पूरी सामान। विभाग के अधिकारी व्यवस्था और सुविधाओं की बात तो कहते हैं, मगर धरातल से इनके दावे कोसों दूर है। जिसको भी ओलंपिक एसोसिएशन ने मान्यता दिया है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट एसोसिएशन को हमारा विभाग से मान्यता प्राप्त है, वो सभी संघों के लिए, उनके लिए स्पोर्ट्स आयोजन करने के लिए और उनका प्लेयर्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए शासन की ओर से सहायता ऐसी लगता है। कुश्ती के कई राष्ट्रीय खिलाड़ी आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। साल में एक दिन नाग पंचमी पर पूरे प्रदेश के अलग अलग जगहों पर कुश्ती का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास भी रहा है कि राजमहलों में दंगल का आयोजन होता था। अब प्रदेश के पहलवान बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। युगल तिवारी, ईटीवी न्यूज, रायपुर। और इसी के साथ सुप्रभात छत्तीसगढ़ में अभी के लिए बस इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए सुपर 78।